नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम ऑर्बिट 360 यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे हैं बिहार डीएलएड 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। और ये वीडियो उसी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बिहार डीएलएड 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, और ये सीरीज है पार्ट 2। हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, और पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था 30 क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस वगैरह थे, हम लोग उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल्स में, ठीक है। इस वीडियो में भी हम लोग ठीक वैसे ही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है ना। आप सभी को पता है कि गाजर में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन ए होता है। और अगर ये हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो हमें जो डिजीज होगी हम उसी को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीन किस प्रकार का पदार्थ है। पहले तो ये समझा जाए, ऑक्सीन जो है वो हमें प्लांट में देखने को मिलता है, और यह प्लांट का हार्मोन है। क्या है ये? प्लांट हार्मोन है ना। इसका काम क्या होता है? ये जो है वो सेल डिवाइड करता है, सेल को डिवाइड करता है, और साथ ही साथ प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता है ना। तो हम कह सकते हैं ये क्या करता है, इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसी ऑक्सीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। और इसी के अगेंस्ट में एक और हार्मोन है जिसे हम लोग एब्सिसिक एसिड कहते हैं। वह प्लांट के ग्रोथ को कम करता है ना, बढ़ने ही नहीं देता है। उसे एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एब्सिसिक एसिड। और ये जो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीन, जो एक तरह क्या है, हार्मोन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है स्तनधारियों में, है ना, मतलब कि मैमल्स में। स्तनधारी कौन है? मैमल्स। कौन है? मैमल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि मैमल्स में दूध किस ग्रंथि से, है ना, कौन से ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्लियर है आपके पास में, दूध ग्रंथि, जिसे हम लोग मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आपको? कोई दिक्कत है? ठीक है। दूसरा जो है पसीना, ये सबेसियस ग्लैंड है ना। ये क्या है? सबेसियस ग्लैंड है। पसीना ग्रंथि सबेसियस ग्लैंड है। इससे क्या निकलेगा? हमारा पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना निकलता है ना, स्वेट वगैरह। लार ग्रंथि, जिसे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, इससे क्या निकलता है? हमारा सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा, जिसे हम लोग लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार। और इस सलाइवा में क्या मौजूद होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है आपको पता है? आप कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, तीसरा क्या है? थायराइड, सॉरी चौथा ऑप्शन थायराइड। थायराइड जो है एक हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। इसका लोकेशंस क्या है? लोकेशंस क्या है? हमारे नेक रीजन में, ठीक है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूधधारी ग्रंथि जो है दूध ग्रंथि है, और ये मेमोरी ग्लैंड भी से कहते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वृदांत्र मतलब कि कोलोन का कार्य क्या है ना, ठीक है। कोलोन का कार्य क्या है? पहले समझिए कोलोन कहाँ होगा, है ना। तो जो इंटेस्टाइन है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा है, क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम देखते हैं तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अगर हम इसको ऐसे देखा जाए तो देखिए, ठीक है, ऐसे। तो जो ऊपर जा रहा है ये भी कोलोन है, ये भी कोलोन है, और ये भी कोलोन है, ठीक है। तो जो ऊपर जा रहा है इसे कहा जाता है असेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाता है? असेंडिंग कोलोन, ठीक है। जो ये आपको ये फ्लैट दिख रहा है ये क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलोन। क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। और ये आज कोई नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक?
यहाँ आपको पता है ये हिस्सा जो है वो क्या है, रेक्टम है, ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है कि वृदांत कोलोन, तो कोलोन का काम क्या है, तो कोलोन जो आपको दिख रहा है वो क्या है, किसमें है, लार्ज इंटेस्टाइन में है। किसमें है, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन में है। और लार्ज इंटेस्टाइन का आपको पता है काम क्या होता है, वाटर को अब्जॉर्ब करना, है ना। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एक लाइन का आंसर इसका है, कह रहा है कि हैबर्स प्रोसेस से क्या बनाया जाता है ना। सिंपल आंसर इसका अमोनिया बनाया जाता है ना। क्या है, अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब ये क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, है ना। किसकी खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका आंसर दीजिए जल्दी में, जल्दी में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। चलिए क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो लुईस पास्चर है इसने रेबीज की खोज की थी, जो रेबीज का टीका जो होता है ना, है ना, रेबीज का टीका, उसकी खोज की थी। वॉटसन और साथ में एक साइंटिस्ट था क्रिक, है ना। इन दोनों ने मिलकर के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की डिस्कवरी की थी। किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। लुईस पास्चर के बारे में आपको पता है, रेबीज का टीका इसने डिस्कवरी किया था, ठीक है, ठीक है आपको, ठीक। एक ऑप्शन ये बचता है, तो इसने एंथ्रेक्स के बारे में, एंथ्रेक्स बेसिलस के ऊपर डिस्कवरी की थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चारों याद रखना है आपको, जहां जहां बताया जा रहा है सब याद रख लेना है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है ना, जैसे कहते हैं ना प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकता है, तो वैसे ही सॉल्यूशंस भी आपको इस वीडियो में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत मतलब कि सेल थ्योरी। क्या कह रहा है, सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में। आपको पता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, है ना। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। बट वो डेड सेल था, क्या था, डेड सेल था। फिर बाद में लिवेन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी एक तालाब के अंदर में, है ना, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की पहली बार डिस्कवरी की, लेकिन वो डेड सेल था। फिर बाद में क्या चीज, एंटोन वॉन लिवेन हुक ने, है ना, एवी लिवेन हुक ने क्या किया, सेल की डिस्कवरी किया। कौन सा सेल, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की, ठीक है। इसी में अब क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट हैं सील्डन एंड स्वान, सील्डन एंड स्वान, ठीक है। कौन है, सील्डन एंड स्वान, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सेल थ्योरी इन्होंने दिया था, सेल थ्योरी में कहा, क्या कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सेल थ्योरी में कहा गया, क्या कहा गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर में जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी लिविंग थिंग है, वो सभी क्या है, कोशिका के सेल के बने हुए हैं। और सेल जो है मतलब कोशिका जो है, यह किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को जो है रेगुलेट कर सकता है और करता भी, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल समझ लीजिए आप, इसका यह मतलब होगा कि लाइफ सेल के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको पिज्जा बनाना है ना, कोशिका को ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। सेल के बारे में क्या कहा जाता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को जो आप देखते हैं, है ना, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब यह हुआ कि सेल के बगैर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैंने आपको कहा कि आपको पिज्जा का फॉर्मेशन करना, पिज्जा बनाना है, और पिज्जा बनाने के लिए जो बेस उसका, मैदे का जो बेस है, मैंने कहा बेस मैंने आपको दिया ही नहीं, अब आपको पिज्जे को प्रिपेयर करना है, क्या पॉसिबल है, बिना बेस का पिज्जा नहीं बन सकता है। तो क्या बिना बेसिक यूनिट के किसी का लाइफ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। खैर, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, सील्डन एंड स्वान ने। डार्विन ने क्या दिया था,
तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया। डार्विन ने क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया। ठीक है, ठीक है। ये आपको पता है आनुवंशिकता का नियम है ना, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? किसने दिया? मेंडल ने। हक्सले के बारे में इसकी कुछ खास डिस्कवरी नहीं है ना, इसने बस ये कहा था कि हक्सले ने क्या किया था 1953 में। कब? 1953 में जो सेल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था उसके ऊपर इसने ऑब्जेक्शंस लगाया था। क्या किया था? सेल्डन और स्वान की जो सेल थ्योरी थी उसके ऊपर क्या किया था इसने? उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था, उसकी आलोचना किया था, है ना। तो इसीलिए इसका कोई खास ही नहीं है। तो चारों के बारे में आपको डिटेल बता दिया गया है। आंसर इसका बता दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर है सेल्डन एंड स्वान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सेल के बारे में बता दिया गया। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि पीला बुखार है ना, येलो फीवर किससे होता है? देखिए, येलो फीवर की जब बात होती है ना तो जनरली अगर देखा जाए तो ये मॉस्किटो के बाइट से होता है। किससे होता है? मॉस्किटो बाइट से। किससे? मॉस्किटोज के बाइट से, है ना, मॉस्किटोज के बाइट से होगा। लेकिन मॉस्किटोज कौन से? जंगलों में जो खास मॉस्किटो होते हैं ना, एडीज एजिप्टी, है ना, एडीज एजिप्टी। तो उस मॉस्किटो के बाइट करने से क्या है? वायरस फैलता है ना, और वायरस से ये डिजीज होता है। ठीक है, तो आप ओवरऑल क्या आपका वायरस से होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रक्त समूह, है ना, कह रहा है कि ब्लड ग्रुप। रक्त समूह का मतलब ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। कह रहा है यूनिवर्सल डोनर है ना, यूनिवर्सल डोनर किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, आप सभी को पता है ओ, आप सभी को पता है ओ। और यहां पर कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो ले सकता है सबसे, वो कौन हो जाएगा? ए भी। फिलहाल इसका आंसर आपका क्या है? ओ। ठीक है यहां तक, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? आप हमेशा पढ़ते होंगे c = 10⁸ मीटर/सेकेंड, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, चलिए चलिए। हाँ, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज होता है? ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज होता है? देखिए यहां से दो क्वेश्चन समझ लीजिए आप। कह रहा है कि सबसे तेज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो कि इसमें दिया ही नहीं गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम किस में होगा। ठीक है, तो ध्वनि तरंग, है ना, ध्वनि तरंग के बारे में जब भी क्वेश्चन आए कि आखिर उसका स्पीड कितनी होती है, सबसे ज्यादा कहाँ से क्या होता है, तो ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा ठोस का, और फिर उसके बाद सबसे कम जो है वायु में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे तेज किसमें आपको देखने को मिलेगा? सबसे तेज किसमें लिखिएगा? ठोस में। किसमें? ठोस में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके पास है नहीं। कह रहा है कि तरंग माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो यहाँ ठोस आपको कहीं दिख नहीं रहा है, इस्पात आपके पास दिख रहा है, इस्पात में टिक कर दीजिएगा। सबसे कम अगर आए तो क्या कीजिएगा? वायु के अंदर में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे कम अगर आएगा तो किसमें? वायु में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर इस ऑप्शन के अंदर में इस्पात आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप अपना ठोस याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सबसे तेज किसमें? ठोस में। सबसे कम किसमें? वायु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है उष्मा ऊर्जा की? तो देखिए उष्मा ऊर्जा को मापने की इकाई जो है वो जूल होता है ना, और जूल आपको पता है वो क्या है? किसी भी एनर्जी को मापने का इकाई है ना। लेकिन यहाँ क्योंकि जूल नहीं है तो जूल का ही यूनिट फिर क्या होता है? कैलोरी, है ना। जूल का ही यूनिट फिर क्या है? कैलोरी है। तो इसीलिए आप हमको यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ए ऑप्शन को। ठीक है, चलिए अगर जूल होता तो जूल को हम टिक करते। चलिए, बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? ये एक विवादित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? अपने आप में विवाद है ना। कह रहा है कि बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? देखिए दो गैस का मिक्सचर देखने को हमें मिलता है ना। एक होता है नाइट्रोजन और प्लस में एक होता है आर्गन। ठीक है, देखिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि नाइट्रोजन आर्गन ठीक है यहाँ तो है, बट आधुनिक बल्ब को अगर देखा जाए तो आधुनिक बल्ब के अंदर में 93% जो है, 93% जो गैस होता है वो क्या होता है? आर्गन का होता है। क्या होता है? 93% आर्गन का होता है।
ठीक है। तो इसीलिए इस ऑप्शन के अंदर में हम लोग आर्गन को टिक करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आर्गन को टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आर्गन नहीं रहा तो नाइट्रोजन को, और अगर दोनों मिक्स रहा है ना, दोनों को ऐड करके दिया रहा है, एंड करके और दिया रहा है, तो यहाँ पे ये तो है ही। बट आधुनिक बल्ब में 93% जो गैस है वो क्या है, आर्गन है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको आर्गन को टिक करेंगे। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, द्रव और भार में अंतर क्या है बताइए। नर्सरी का बात है, कह रहा है कि द्रव्यमान और भार में अंतर बताइए, है ना। देखिए ये जो ऑप्शन है आपको देखने से लग रहा होगा यहाँ कौन आंसर सही है। द्रव्यमान स्थिर है और भार में परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है ना। दोनों समान होता है, ये गलत है। भार स्थिर होता है, गलत। भार चिन्ह हो सकता है, सॉरी, भार स्थिर होता है, द्रव्यमान परिवर्तनीय है, हाँ तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। ठीक ना, भार जो है वो परिवर्तनीय हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तनीय नहीं हो सकता है। ये डिजिटल बोर्ड है, हम अगर इस डिजिटल बोर्ड के कुछ हिस्से को यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, तो यहाँ का जो स्पेस है वो एज अ टीज रहेगा, उसको कैप्चर कर हम इस स्क्रीन को यहाँ से हटा लेते हैं। उसका जो ये जो बोर्ड है, बोर्ड का पिछले वाला हिस्सा फ्रेम, वो तो उतना ही स्पेस को कवर किए हुआ है ना, भले हम उसके भार को चेंज कर देंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब कोई नहीं वाला ऑप्शन गलत है ये नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन सही है और जो सही है वही सही है ना, जो सही है वही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण, है ना। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉज है, इसको जब हम देखते हैं तो इसको हमें ये समझ में आता है कि जो एनर्जी है वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं होता है, वो अपने फॉर्म को चेंज करता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ऊर्जा नष्ट नहीं होता, ये बिल्कुल सही है ना। ऊर्जा का निर्माण होता है। निर्माण कहाँ से कर रहे हैं आप, निर्माण नहीं होगा, क्या होगा, वो फॉर्म को चेंज करेगा, जो हमने कहा था, अपने वो स्टेट को चेंज करेगा, वो निर्माण नहीं होगा। ठीक ना, दोनों गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एगो तो पहले सही हो गया, अब कोई नहीं वाला ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब अगर एगो सही है तो ये आप अपने आप में गलत है। तो जो सही है वही सही है, इसीलिए हम लोग में से ये ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा का नष्ट ना होना, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। कभी भी ऊर्जा जो है वो नष्ट नहीं होगा, वो अपने फॉर्म को चेंज करेगा, फ्रॉम वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म्स। केमिकल एनर्जी हमेशा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना, ये बात ध्यान रखिए। वो क्या है, अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए ये तो नर्सरी के बच्चे बनाएंगे, है ना। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, कितना टेम्परेचर पे जा करके जो जल है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो वो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। वैसे ये 100 होता है। ठीक है, अब आप कमेंट में दीजिएगा नहीं आंसर। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि दर्पण में बनने वाली छवि, है ना, दर्पण में जो इमेज बनता है ना, कह रहा है कि मिरर के अंदर में, मिरर में जो आपका इमेज बन रहा है ना, ठीक है, वो इमेज कैसा है, आभासी है, वास्तविक है, उल्टी है, कोई नहीं है। देखिए पहली बात समझ लीजिए, वास्तविक रियल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रियल हम हैं। और अगर आपका इमेज अगर बन रहा है किसमें, किसी शीशा में, मिरर में बन रहा है, तो वो भी अगर रियल हो गया, मतलब रियल हो गया, तब तो यह हुआ ना कि आपके दो हम शक्ल आ गए, दो लोग हो गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, रियल तो हो नहीं सकता है। उल्टी उल्टी वाली बात नहीं है, यहाँ एक ही ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे आभासी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। उल्टी मतलब यह नहीं है, हाँ लेटरल इन्वर्टेड होता है, उल्टी नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और सामने मिरर को रख दिया जाए, ऐसा थोड़े है कि हमारा सर अभी ऊपर है तो वहाँ पर नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं। लेटरल इन्वर्जन हो सकता है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट हो सकता है, ये लेटरल इन्वर्जन हो सकता है, उल्टा सीधा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत ही है, और ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आपके पास एक ऑप्शन सही है, जो सही है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। उष्मा का प्रवाह, है ना, किस दिशा में होता है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया गया है। आपको पता है कि जहाँ पे अगर गर्म होगा, है ना, जहाँ पे गर्म होगा तो वहाँ पे उष्मा आएगा, है ना, उष्मा बनेगी। और जैसे ही उष्मा हुआ तो उष्मा कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाएगा, ठंडे दिशा में। किस डायरेक्शन में, ठंडे दिशा में, है ना, गर्म से ठंडे दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है, वायु में कितनी होगी, 331 मीटर पर सेकंड। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, 331 मीटर पर सेकंड। ये देख लीजिए, तराजू जो है वो किस नियम को, नियम का प्रयोग होता है तराजू के अंदर। देखिए तराजू का आप जब देखते हैं तो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, दो गो डंटी है यहाँ पे एक, और यहाँ से क्या है, एक ऐसे रस्सी होता है जिसमें ये बंधा हुआ है ना। ठीक है,
और इधर भी एक रस्सी है, दो ऐसे, इसमें ये बंधा हुआ, ठीक। और यहाँ पे जो है वो एक ऐसे होता है जिसको लोग ऐसे करके उठाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि किस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है या किस नियम को प्रयोग में लाता है। देखिए, जड़त्व का नियम आपके पास हो नहीं सकता है, कार्य एनर्जी वाला बात है नहीं, है ना। उत्तोलक का नियम है, और बात सही भी है ना, बात सही भी है, उत्तोलक का नियम, ठीक है, ठीक है, उत्तोलक का नियम। क्योंकि यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पॉइंट बनता है और यहाँ से ये रस्सी नीचे की तरफ आ रहा है ना, जो क्या करता है, इसको होल्ड किए हुआ है। यहाँ भी सेम कंडीशन है ना, और ये जो है इन दोनों के बीच को बैलेंस करता है कि नहीं, ठीक, उत्तोलक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है? एलपीजी गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है ना? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन। प्रोपेन ब्यूटेन ही इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ना। देखिए, ग्रीन हाउस गैस की जब बात आएगी, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में एक दो नहीं है, बहुत सारे गैसेस है। CO2 है, CH4 है, N2O है, CFCs है, और कोई बचा? हाँ, O3 है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन। ये सभी के सभी गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इसमें H2 का ऑप्शन है नहीं, N2 का ऑप्शन है नहीं, ऑक्सीजन का ऑप्शन है नहीं, और जो है वो है CO2, और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गुलाबी होता है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गुलाबी होता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा, है ना। देखिए, ये चार ऑप्शन है, आप इसको सही से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप सुक्रोज को आप देख रहे हैं तो सुक्रोज को आप किस हिसाब से देख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रुक्टोज आप देख लीजिए और ग्लूकोज देख लीजिए, किस किस में पाया जाएगा, ऑटोमेटिक ये चार आपको मिल जाएगा। फ्रुक्टोज का तो क्लियर है कि फ्रुक्टोज है तो फ्रूट में पाया जाएगा, है ना। सुक्रोज जो है वो किस में आपको मिलेगा? गन्ना में, ठीक है, शुगर केन में और चुकंदर में, है ना, मतलब कि बीट्स में, ठीक है, बीटरूट्स में। ग्लूकोज जो है वो किस में? पटेटो में और राइस में, चावल में, इन सभी में। और लैक्टोज जो है वो मिल्क में पाया जाता है। तो यहाँ आंसर का क्या है, हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा? लैक्टोज, ठीक है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट किस प्रकार का यौगिक है? किस प्रकार का यौगिक है ना, कंप्लीट। देखिए, धातु अधातु तो है नहीं, कुदरत ने बनाकर उसे भेजा नहीं है, भगवान ने तो उसे बनाकर भेजा नहीं है, तो ये है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 27 बताइए इसका आंसर। बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है ना। बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, जल्दी बताइए। बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। ये तो और आसान है आपके लिए, ये तो और आसान है आपके लिए। खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा क्या है? एकदम सामने हम आंसर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, खाने का सोडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर बताइए। सबसे हल्की धातु, है ना, कह रहा है कि भैया धातु भी हो और क्या हो, हल्की भी हो, है ना, ठीक है। सबसे हल्की बताइए, बताइए जल्दी बताइए, सबसे हल्की क्या हो सकता है धातु? देखिए, आपको बताना सबसे हल्की धातु लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या एल्युमिनियम है ना।
ठीक है, देखिए सबसे हल्की लिथियम है, ठीक है, इसका आंसर तो लिथियम ही हो जाएगा। लेकिन अगर इस चारों को सजाना पड़े असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो आप कैसे सजाएंगे? सबसे हल्की लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम है, ठीक है, और इन सभी के बाद सबसे ज़्यादा भारी इस चारों में सोडियम है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक। इसी को अगर रिवर्स कर दीजिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ठीक। तो सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी इसमें क्या हो जाएगा? पोटेशियम, सॉरी सोडियम। ये तो सबसे आसान है। माचिस बनाने में कौन सा रासायन प्रयोग किया जाता है? सबसे आसान फॉस्फोरस, सबसे आसान क्या है? फॉस्फोरस, क्या है? फॉस्फोरस। कह रहा है कि ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सब तो आपको दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर आपके पास में एक ही बचता है ना। H2O2 क्या है? H2O2 क्या है? ठीक, H2O2 क्या है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोजन नाइट्राइड है ना। देखिए क्लोराइड तो है नहीं, Cl नहीं है, सल्फाइड भी नहीं है ना, और यहाँ नाइट्रोजन का भी कहीं कोई जिक्र नहीं, तो नाइट्राइट भी नहीं है। बच क्या आता है? ऑक्साइड, पेरोक्साइड ही है ना, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए एल्बुमिन भी हमारे शरीर में पाया जाता है, कोलेजन भी पाया जाता है, मायोसिन भी पाया जाता है और हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वह कौन सा है? इसमें अगर देखा जाए तो कोलेजन है। कोलेजन हमारे शरीर का 30% ऑफ टोटल प्रोटीन है, ठीक है, 30% ऑफ टोटल प्रोटीन होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है? कोलेजन प्रोटीन। क्या है? कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। साथ ही साथ एल्बुमिन भी हमारे शरीर में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? यह एल्बुमिन जो है मोस्ट एबंडेंट होता है, मोस्ट एबंडेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? यह हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लीवर इसे जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और प्रोड्यूस कौन करता है इसे? प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। कौन? लीवर प्रोड्यूस करता है इसको, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ बता सकते हैं आप, ठीक है। मायोसिन भी है, मायोसिन प्रोटीन भी हमारे आपके शरीर में पाया जाता है और मायोसिन प्रोटीन जो है वो काम क्या करता है पता है? मायोसिन प्रोटीन जो है वो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है ना, एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करता है और इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में करता है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी में करता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो फोर्स और मूवमेंट में, फोर्स एंड मूवमेंट में, ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बात? हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता है, ये हीमोग्लोबिन ही है, जिसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जो फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये सब आपको पता है पहले से, ठीक है, ठीक है। चारों का आंसर मिल गया आपको, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कोलेजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 34 इसमें कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? तो आपको पता है मस्तिष्क की जब बात आती है तो मस्तिष्क जो है कोशिका का मस्तिष्क, इसे हम लोग न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का हृदय भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है, कोशिका का हृदय भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है, ठीक है। और कोशिका का भंडार वैक्यूल को कहते हैं। किसको कहते हैं? वैक्यूल को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हार्ट ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है, अगर ये ऑप्शन ना रहे तो आपको ऑप्शन जनरली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वह है
पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पावर हाउस ऑफ सेल, हेड वगैरह का बाद में पूछेगा, नहीं पूछेगा, पूछे तो डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस चरण में होता है या होती है? डीएनए का रेप्लिकेशंस को अगर हम या उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत जो है आसान क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब था कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए अपने ही जैसे एक कॉपी बनाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। ठीक है, और जो डीएनए का जो कॉपी बनना होता है या जो बनता है वह होता है एस फेज में। किसमें? एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। किसमें होता है? एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एस फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस फेज हो जाएगा। लेकिन हमें जानना सब है ना? तो जीवन जो है, जीवन फेज में यहाँ पे क्या है कि ये स्टार्ट होता है, तैयार होता है प्रिपेयरिंग टू सेल डिवीजन, है ना? सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के लिए स्टार्ट होता है। ठीक है, सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए स्टार्ट हुआ और फिर जो है बाद में जाकर सेल डिवाइड वगैरह होता है। अब हाँ, G2 फेज है। यहाँ क्या होगा? सेल जो है मेटाबॉलिकली सेलुलर एक्टिविटी वगैरह काम करता है, सेल ग्रोथ होता है ना? ये सारा चीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या है? सेल डिवाइड हो जाएगा अब और ग्रोथ करेगा सेल का। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करेगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएगा। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर रखेगा, क्या नहीं रखेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आज के इस वीडियोज में हम लोगों ने देखा है करीब 35 क्वेश्चंस, है ना? और 35 क्वेश्चंस में हम लोगों ने करीब करीब हर क्वेश्चंस को डिटेल से जानने की कोशिश की, है ना? हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और फिर आगे हम लोग देखते हैं अगले सीरीज के अंदर में एक अलग ही नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में, जो कि रहेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप हमारे यूट्यूब वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।